हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है भू आकृति तथा उनके विकास के 5वें भाग के बारे में और इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ये महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नदी के कार्य को 3 अवस्था में विभाजित करें और विभिन्न अवस्था में नदी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृति बताएं। तो यहाँ हमें बताना है कि नदी के 3 अवस्था कौन कौन से होते हैं और तीनों अवस्था में कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी के अपर्दन और निक्षेपण कार्य के द्वारा। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले बताएंगे कि प्रवाहित जल जो है यानी नदी, उनका मुख्यतः 3 अवस्था होता है, जो है युवावस्था जिसे हम यूथ स्टेज कहते हैं, प्रौढ़ावस्था जिसे हम मैच्योर स्टेज कहते हैं और वृद्धावस्था। और आगे हम इन तीनों अवस्था को विस्तार से बताएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है इन तीनों अवस्था में। तो सबसे पहले हम बताएंगे युवावस्था के बारे में। तो इस अवस्था में नदी की संख्या जो है वो बहुत कम होती है और यहाँ नदियाँ जो है वो उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं और यहाँ पे अधोमुखी कटाव जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए यहाँ वी आकार की घाटी का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ इस चित्र से इसे हम बताएंगे। तो युवावस्था जो है यहाँ हम देख सकते हैं, ये युवावस्था है नदी का, जिसमें नदी जो है वो तीव्र ढाल से होके गुजरता है, इसीलिए यहाँ पे नदी का वेग जो है वो सबसे अधिक होता है। और इस अवस्था में जलप्रपात व छिपिकाएं बन जाते हैं। चूंकि ये तीव्र ढाल से होकर नीचे की ओर बहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात और छिपिकाएं देखने को मिलते हैं। और इस अवस्था में बाढ़ मैदान जो है वो या तो अनुपस्थित होते हैं और या तो कहीं कहीं पे अगर उपस्थित भी होते हैं तो बहुत संकरे बाढ़ मैदान होते हैं। तो यहाँ हमने बताया युवावस्था के बारे में। अब हम बताएंगे प्रौढ़ावस्था के बारे में। तो इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां जो है वो यहाँ आके मिल जाती हैं। और इस प्रौढ़ावस्था को हम इस चित्र के द्वारा दिखाएंगे और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ नदी में जल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। नदी जो है वो मध्यम ढाल से होके यहाँ पे गुजरती है और इसीलिए यहाँ पे जो है नदी का वेग जो है वो मध्यम वेग होता है, जबकि हमने देखा कि युवावस्था में जो है वहाँ पे बहुत अधिक वेग होता है। और इस प्रौढ़ावस्था में वी आकार की घाटियाँ जो हैं वो और भी गहरी होती जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अधोमुखी कटाव जो है नदी द्वारा वो बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ इस प्रौढ़ावस्था में जलप्रपात और छिपिकाएं जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं। और इस प्रौढ़ावस्था में हमें विस्तृत बाढ़ मैदान देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने बताया प्रौढ़ावस्था के बारे में। अब हम बताएंगे वृद्धावस्था के बारे में। तो वृद्धावस्था में जो है वो छोटी सहायक नदियाँ जो हैं कम होती हैं और यहाँ पे नदी जो है वो मंद ढाल से होके गुजरते हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। तो ये है वृद्धावस्था और यहाँ पे नदी का वेग जो है वो सबसे कम होता है युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के अपेक्षाकृत। और इसमें हमें विस्तृत बाढ़ मैदान देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो निक्षेपण कार्य होता है नदी के द्वारा और इसके कारण जो है यहाँ पे विस्तृत बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। और इस अवस्था में हमें नदियां, विसर, प्राकृतिक तट और गोखुर झील आदि देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न में हमने जो है प्रभावित जल के तीनों अवस्था को बताया और इन तीनों अवस्था में विभिन्न स्थलाकृति का जो निर्माण होता है उसे भी बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं हम दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो ये है डेल्टा से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरण और चित्र के साथ इसे स्पष्ट करें। तो यहाँ हमें बताना कि डेल्टा जो है वो क्या होता है और उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डेल्टा होता क्या है। तो यहाँ बताएंगे कि नदी के मुहाने पे नदी द्वारा जमा मलबों को हम डेल्टा कहते हैं और ये जलोढ़ पंखों की भांति ही होते हैं, जिसमें जलोढ़ जो है वो स्तरित होते हैं।
यानी ये डेल्टा जो है वो निक्षेपण कार्य द्वारा बनते हैं नदी के द्वारा, और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। ये डेल्टा है और यहाँ पे हम बताएंगे भारत में डेल्टा के विभिन्न उदाहरण को। तो ये है सुंदरबन डेल्टा जो पाए जाते हैं गंगा नदी में, महानदी डेल्टा जो पाए जाते हैं महानदी पे, और गोदावरी डेल्टा जो पाए जाते हैं गोदावरी नदी में, और कृष्णा डेल्टा जो बनते हैं कृष्णा नदी में। तो यहाँ हमने उदाहरण के साथ बताया कि विभिन्न प्रकार के डेल्टा जो हैं वो कैसे पाए जाते हैं भारत में विभिन्न नदियों में। तो ये प्रश्न जो है ये भी समाप्त हुआ। आइए अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो ये है भौम जल द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हमें बताना है कि भौम जल जो है वो विभिन्न भू आकृतियाँ जो हैं वो कौन कौन से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भौम जल होता क्या है। तो धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों एवं संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में जो जल बहते हैं उसे हम कहते हैं भौम जल। और ये भौम जल जो है वो चूना पत्थर या डोलोमाइटिक कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों पे घुलन क्रिया के द्वारा विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, और ऐसे स्थलाकृति को हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति जो बनते हैं चूना पत्थर या डोलोमाइटिक क्षेत्र में। अब यहाँ बताएंगे कि अपरदित स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं भौम जल द्वारा। तो ये है घोल रंध्र, लेपीज और चूना पत्थर चबूतरे। यहाँ अब एक एक करके इन्हें हम बताएंगे कि क्या है ये अपरदित स्थल रूप। तो घोल रंध्र जो है वो छोटे और मध्यम आकार के छठे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिसके विलय पे इन्हें विलय रंध्र कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा इसे हम बताएंगे। तो घोल प्रक्रिया के द्वारा जो भी छोटे छोटे गर्तों का निर्माण होता है कास्ट स्थलाकृति में, उसे हम कहते हैं घोल रंध्र यानी सिंकहोल्स। और ये घोल रंध्र जो है वो डोलोमाइटिक और चूना पत्थर वाले क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस चित्र में भी हम देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे घोल रंध्र दिख रहे हैं, और इस चित्र के द्वारा भी हम बताएंगे कि ये जो है घोल रंध्र जो बहुत पाए जाते हैं कास्ट स्थलाकृति क्षेत्र में। अब कभी कभी क्या होता है कि ये घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराएं की छत जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं, जिसके कारण बड़े छिद्र बनते हैं, और इन बड़े छिद्र को हम निपात रंध्र कहते हैं या ध्वस्त रंध्र कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा यहाँ बताएंगे ये जो बड़े बड़े छिद्र बने हुए हैं जो बनते हैं कंदराओं की छत ध्वस्त होने से, इन्हें हम कहते हैं ध्वस्त या निपात रंध्र। और इन्हीं ध्वस्त या निपात रंध्र को हम डोलाइंस के नाम से भी जानते हैं। और जब ये घोल रंध्र या डोलाइन जो होते हैं इनके कंदराओं की छत जो है के आपस में मिल जाते हैं, तो ये लंबी और बहुत विस्तृत खाइयां बनाते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं घाटी रंध्र या युगला। तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह घाटी के रूप में यहाँ पे स्थलाकृति बने हैं, और इसे हम इसीलिए कहते हैं घाटी रंध्र या युगला, जो बनते हैं विभिन्न घोल रंध्र या डोलाइंस के कंदराओं के छत्र गिरने से। अब हम बताएंगे कि चूना पत्थर चबूतरे कैसे बनते हैं। तो गर्तों और खाइयां बनने के बाद पूरे क्षेत्र जो है वहाँ अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, और इन्हें अनियमित क्षेत्र को हम कहते हैं लेपीज। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा इसको भी बताएंगे कि कैसे जो है गर्तों और खाइयों के अपरदन के बाद जो है वो अनियमित और नुकीले कटक रह जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं लेपीज। और जब लेपीज जो है वो समतल चूनायुक्त चबूतरे में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं चूना पत्थर चबूतरे। तो यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे लेपीज जो है वो अपरदन क्रिया के बाद एक चबूतरे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं चूना पत्थर चबूतरे।
अब हम बताएंगे दूसरे प्रकार के अपरदित स्थल रूप जो हैं कंदराएं। तो ये कंदराएं भी बनते हैं डोलोमाइटिक या चूना पत्थर क्षेत्र में, और ऐसे प्रदेश जहां शैल बालू के एकांतर संसरण हो और इनके बीच में चूना पत्थर या डोलोमाइट पाए जाए तो वहां पे कंदराओं का निर्माण होता है भौमजल के द्वारा। और ऐसे कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं उसे हम कहते हैं सुरंग। तो ये भी बनते हैं अपरदन क्रिया के द्वारा, भौमजल बनाते हैं इसे डोलोमाइटिक और चूना पत्थर प्रदेश में। और यहाँ हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे कि कैसे कंदराओं का निर्माण होता है। तो यहाँ हम बताएंगे कि ये है कंदराएं। इस चित्र के द्वारा भी हम समझाएंगे कि कंदराओं का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक हमने बताया विभिन्न प्रकार के अपरदित स्थल रूप जो बनते हैं भौमजल के द्वारा। अब हम बताएंगे कुछ निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। तो ये है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ, और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। ये है स्टेलेक्टाइट्स। तो ये स्टेलेक्टाइट्स जो है ये निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनते हैं और ये विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ के जैसे होते हैं, और प्रायः ये कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर में ये पतले होते जाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। और दूसरे प्रकार का निक्षेपित स्थल रूप जो है वो है स्टेलेग्माइट्स। तो ये जो है कंदराओं के तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, और ये भी विभिन्न आकार और विभिन्न मोटाइयों में पाए जाते हैं। और जब कभी ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये बनाते हैं स्तंभ। तो ये है विभिन्न प्रकार के स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट और स्तंभ जो बनते हैं निक्षेपण कार्य के द्वारा। तो इस प्रश्न में हमने बताया कि भौमजल किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के अपरदित और निक्षेपित स्थल रूप कौन होते हैं जो बनते हैं भौमजल के द्वारा। तो इसके साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये है मरुस्थल क्षेत्र में पवन द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ हम बताएंगे कि कैसे पवन जो है वो एक महत्वपूर्ण भू आकृति कारक होते हैं मरुस्थल क्षेत्र में, और कैसे ये विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो उष्ण मरुस्थलों में पवन जो है वो एक महत्वपूर्ण अपरदन कारक के रूप में कार्य करते हैं, और ये अपरदन कार्य करते हैं अपवाहन और घर्षण के द्वारा। और अपवाहन क्या होता है इसे हम यहाँ पे बताएंगे। तो अपवाहन में जो है पवन जो है वो धरातल से चट्टानों के छोटे कण और धूल उठा लेते हैं और इन्हें एक जगह से दूसरे जगह बहा के ले जाते हैं। और जब ये हवा जिसमें छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े और धूल होते हैं वो जाके धरातलीय चट्टानों से टकराते हैं, तब इन धरातलीय चट्टानों का ये अपरदन करते हैं और वहाँ पे इन्हें चोट पहुँचाते हैं और घर्षण करते हैं, जिसके द्वारा चट्टानों का अपरदन होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं घर्षण। तो जो भी अपरदन होता है पवन द्वारा वो इन्हीं दोनों प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो है अपवाहन और घर्षण। अब हम बताएंगे विभिन्न प्रकार के अपरदित स्थल रूप कौन कौन से होते हैं। तो ये है पेडिमेंट और पदस्थली। तो मरुस्थल में पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेडिमेंट। और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे कि कैसे पेडिमेंट जो है वो पर्वतों के पाद पर बनते हैं, और इनका निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपरदन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपरदन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपरदन से होता है। और जब पर्वतों के अग्रभाग में बहुत ज़्यादा अपरदन होता है तो धीरे धीरे जो है ये पर्वत जो है वो पीछे की ओर खिसकते जाते हैं और पेडिमेंट जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो पर्वतों के अवशिष्ट पार्ट बच जाते हैं उसे हम कहते हैं इंसलबर्ग। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे कि ये इंसलबर्ग जो हैं वो बनते हैं अपरदन कार्य के द्वारा, और ये कुछ नहीं होते हैं बल्कि पर्वतों के अवशिष्ट रूप होते हैं। हाँ, हम बताएंगे कि पदस्थली का निर्माण कैसे होता है। तो
पवन के अपर्दन कार्य से जो है वो पेडिमेंट का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। उसके बाद पूरा मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, और इसे ही आकृति विहीन मैदान को हम कहते हैं पेडिप्लेन या पदस्थली। तो इस चित्र के द्वारा हम इसे समझाएंगे। ये है पेडिप्लेन या पदस्थली। दूसरा महत्वपूर्ण अपर्दित स्थल रूप जो हम यहाँ समझाएंगे वो है प्लाया, और प्लाया जो है वो मरुस्थल में उथली झील को कहते हैं। तो जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये झील का रूप यहाँ ले लेती है, जिसे हम कहते हैं प्लाया। और ऐसे प्लाया मैदान जो लवणों से भरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कलर भूमि या क्षारीय क्षेत्र। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपर्दित स्थल रूप होते हैं मरुस्थल में। तीसरा महत्वपूर्ण जो स्थल रूप है वो अपवाहन गर्त या गुहा। तो जब पवन एक ही दिशा में बहते हैं, यानी उनका प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तब चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ जो है उनका अपवाहन होते जाता है एक ही दिशा में, और जिसके कारण वहाँ एक उथले गर्त का निर्माण होता है, और इसे हम कहते हैं अपवाहन गर्त, और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। और जब ये अपवाहन गर्त जो है और गहरे होते जाते हैं तब वहां पे गुहा का निर्माण होता है। तो इस चित्र के द्वारा हम बताएंगे अपवाहन गर्त किसे कहते हैं। अब चौथे प्रकार का जो महत्वपूर्ण अपर्दित स्थल रूप है वो है छत्रक, टेबल तथा पीठिका शैल। तो ये विभिन्न प्रकार के शैल के आकार हैं जो बनते हैं अपर्दन क्रिया के द्वारा। तो जब चट्टाने जो हैं वो अपर्दन के बाद एक छत्रक के रूप में दिखने लगते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं छत्रक चट्टाने। और ये जो है वो प्रतिरोधी चट्टाने होते हैं जिनके बचे हुए अवशेष होते हैं। और जब इन्हीं चट्टानों का आकार जो है वो विस्तृत टोपी के आकार का हो जाता है, यानी उनका ऊपरी भाग जो है वो टोपी के रूप में हो जाता है और उनका आधार जो है वो पतला होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं टेबल शैल। और यही शैल जब पीठिका का रूप ले लेते हैं तो इन्हें हम कहते हैं पीठिका शैल। तो ये विभिन्न प्रकार के हमें चट्टाने के रूप दिखते हैं मरुस्थल में जो बनते हैं अपर्दन क्रिया के द्वारा। अब हम बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण निक्षेपित स्थल रूप, तो वो है बालू टिब्बे। तो बालू टिब्बे जो है रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के टीले होते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी ये चंद्राकार होते हैं तो इसे हम कहते हैं बरखान या चंद्राकार टिब्बे। और कभी कभी जहाँ पे कुछ वनस्पति पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो टिब्बे का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक टिब्बे। और जब रेत की आपूर्ति कम होती है और पवनों की दिशा अस्थायी रहती है तो वहाँ पे अनुदैर्घ्य टिब्बे का निर्माण होता है, जैसे हम इस चित्र में बता रहे हैं। और जब अनुप्रस्थ टिब्बे जो होते हैं उनका भी निर्माण होता है मरुस्थल में, जब प्रचलित पवनों की दिशा के जो है समकोण बालू टिब्बे का निर्माण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये अनुप्रस्थ टिब्बे जो हैं वो प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं। तो ये है विभिन्न प्रकार के निक्षेपित स्थल रूप। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है समुद्री भृगु का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से बताएं। तो यहाँ हम पहले बताएंगे कि कैसे लहरों और धाराओं द्वारा कटाव और निक्षेपण कार्य होता है तट में, जो इन तटों को परिवर्तित करता है समय के साथ। और समुद्री भृगु जो है जिसे हम सी क्लिफ कहते हैं वो समुद्र की लहरें और तरंगों के क्षरण के अपर्दन से बनते हैं। और जब सभी समुद्र भृगु की ढाल जो होती है वो तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेके 30 मीटर तक या उससे अधिक भी हो सकती हैं, और धीरे धीरे अपर्दन से भृगु के आकार जो हैं वहाँ पे रिक्त स्थान बन जाते हैं और ये गहराई तक खोखली होती जाती हैं, जो समुद्री कंदराएं कहलाती हैं। तो यहाँ हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे कि कैसे समुद्री भृगु का निर्माण होता है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे अधिक अपर्दन क्रिया होता है, जिसके कारण यहाँ पे गहराई तक खोखले होते जाते हैं ये समुद्री भृगु, और फिर यहाँ पे कंदराओं का निर्माण होने लगता है। और इस काटने के निशान को हम कहते हैं नौच।
यहाँ इस चित्र में भी हम फिर से बताएंगे कि कैसे अपर्दन क्रिया जो होता है यहाँ पे तरंगों और धाराओं के द्वारा, जिसके कारण समुद्री भृगु जो है वो पीछे हटते जाते हैं और इनके तल में यानी नोच के पास जहाँ पे सबसे अधिक अपर्दन होता है वहाँ पे गहराई तक ये समुद्री भृगु जो है वो खोखले होते जाते हैं और वहाँ पे कंदराओं का निर्माण होता है और फिर समुद्र भृगु जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित है। तो इस वीडियो के साथ हमारा ये अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।